द हिंदू हिंदी सार में हम उन विषयों को शामिल करते हैं जो यूपीएससी, यूपीपीएससी की प्रारंभिक मुख्य परीक्षाओं, साक्षात्कार एवं निबंध के लिए उपयोगी होती हैं। आज की इस आज की न्यूज़ की जो पहली महत्वपूर्ण खबर है द हिंदू की, वो है इंडियन अंटार्कटिक बिल 2022। इंडियन अंटार्कटिक बिल 2022। सबसे पहले हम अंटार्कटिक के बारे में जान लेते हैं। अंटार्कटिक कौन सा महाद्वीप है? पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप है अंटार्कटिक, और ये दक्षिणी ध्रुव कह सकते हैं इसको, दक्षिणी छोर पर है ये। और हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर अंतिम रूप से दक्षिण में जाकर के यहीं पर मिलते हैं। इसे चलायमान महाद्वीप भी कहते हैं, क्योंकि ठंडी और गर्मी जब बर्फ़ जमती है तो इसका आकार बढ़ जाता है, और जब गर्मी आती है तो थोड़ा पिघलने से आकार थोड़ा कम हो जाता है। यहाँ का एवरेज टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। और यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है विंसप मैसिफ है, जो 5000 मीटर से अधिक ऊंची है। एक जो सक्रिय एकमात्र ज्वालामुखी है माउंट एल्ब्रुस है। और इसके अलावा जो अंटार्कटिका का जो सबसे ज़्यादा चर्चा में रहता है, इसके ऊपर जो ओजोन छिद्र बनता है, इसकी वजह से चर्चा में रहता है। सूर्य जब उत्तरायण होता है तब यहाँ पर 6 महीने रात रहती है, और जब दक्षिणायन होता है, हम जानते हैं कि ये दक्षिण गोलार्ध में स्थित है, दक्षिणायन होता है तो यहाँ पर 6 महीने दिन होता है। और यहाँ पर कोई व्यक्तियों का आवास नहीं है, बल्कि विभिन्न देशों के रिसर्च सेंटर हैं। और उन्हीं रिसर्च सेंटर, और वर्तमान में जब सुविधाएं, आधुनिक सुविधाएं बढ़ गई हैं, तो लोग व्यक्तिगत रूप से पर्यटन के रूप में जाते हैं वहाँ पर। और कई देशों के अभियान वहाँ ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। प्राइवेट कंपनियाँ अभी टूरिस्ट अभियान ऑर्गेनाइज करती हैं। रिसर्च कंपनियाँ जो है रिसर्च के रूप में प्राइवेट अभियान करते हैं। कई देशों के वहाँ पर खनन या इस तरह से वहाँ के संसाधनों के दोहन के प्रयास किए जाते हैं। तो ऐसे में जो इन भारतीय संसद में मार्च में पेश किया गया बिल, इंडियन अंटार्कटिक बिल 2022 है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसकी जो प्रावधान है उसके बारे में जानने के पहले हम जान लेते हैं कि अंटार्कटिक बिल क्यों इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। सबसे पहले जो अंटार्कटिक अभियान, अंटार्कटिक में जब रिसर्च शुरू हुए तो उनमें जो ट्रीटी या संधि, विभिन्न देशों ने अभी एक संधि स्थापित की, विभिन्न सदस्य देशों ने अपने आपसी तालमेल की वजह से जिससे उस रिसर्च किया जा सके। तो वो संधि अंटार्कटिक ट्रीटी 1959 में आई। इसमें 54 देशों ने हस्ताक्षर किए थे, 54 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। और भारत इसमें 1983 में शामिल हुआ था। और इसका जो पहला अभियान यहाँ अंटार्कटिक के लिए गया था वो था 1982 में। भारत का प्रथम अभियान 1982 में हुआ था। और वहाँ पर दक्षिण गंगोत्री नामक एक रिसर्च सेंटर स्थापित किया गया, जो वर्तमान में नष्ट हो चुका है। बाद में 2 और सेंटर स्थापित किए गए। वो सेंटर हैं भारती और मैत्री। ये दोनों अभी भी कार्य कर रहे हैं, हमारे जो रिसर्च सेंटर हैं। अब अगर विभिन्न देशों के लोग वहाँ जा रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, वहाँ स्थान को लेकर के, संसाधनों के दोहन को लेकर के, पर्यावरण को क्षति पहुँचाने को लेकर के तमाम सारे डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। उन डिस्प्यूट्स को दूर करने के लिए भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में ये पहल कर रहा है कि वहाँ पर ताकि उस निर्जन द्वीप पर एक व्यवस्था स्थापित हो सके, विभिन्न देशों के जो लोग जाते हैं वो एक व्यवस्था के तहत रह सकें। ऐसे में अंटार्कटिक बिल भारतीय संसद में जो पेश किया गया है, उसके जो प्रावधान है वो ये हैं कि पहला जो प्रावधान है, वहाँ पर जो विजिटर्स हैं, जो भी वहाँ विजिट करें या जो भी वो गतिविधियाँ करें, वो गतिविधियाँ ऐसी हों जो अंटार्कटिक के वातावरण को, वहाँ की किसी जीव को या वहाँ के पर्यावरण को क्षति ना पहुँचा सकें। और वो उनकी विजिट हो, वो ऑर्गेनाइज्ड हो, सदस्य देशों से उनकी अनुमति ली गई हो। ऐसा ना हो कि ऐसे ही अटेंडम स्वतंत्र अभियान के रूप में कोई पहुंच जाए, कुछ भी करे वहाँ पे और कैसे भी क्षति पहुँचाए, तो ये ऐसा ना हो। दूसरी जो महत्वपूर्ण है, वहाँ पर अगर डिस्प्यूट को समाप्त करना, अगर वहाँ पर विभिन्न देशों की अनुमति के बाद भी पहुँचे हुए लोग किसी तरह की हिंसा करते हैं या उनमें कोई डिस्प्यूट होता है, रिसर्च सेंटर्स के बीच डिस्प्यूट होता है। हम जानते हैं कि भारत के वर्तमान में 2 रिसर्च सेंटर हैं, चाइना के 5 हैं, रूस के 5 हैं, ऐसे विभिन्न देशों के
रिसर्च सेंटर हैं उनके बीच अगर विवाद होता है तो ऐसे विवाद को निपटाने के लिए एक कानून होना चाहिए। वो कानून, ऐसे कानून का प्रावधान ये इंडियन अंटार्कटिक बिल 2022 करता है। इसके अलावा प्राइवेट टूर अभियान का नियंत्रण, प्राइवेट, अभी हमने बताया कि प्राइवेट अभियान अगर कोई करता है, प्राइवेट कंपनी कोई टूरिस्ट को टूर पर लोग जाते हैं, प्राइवेट जो एडवेंचर पसंद लोग होते हैं वो स्वतः ही अकेले चले जाते हैं। जैसे इसमें जो प्रथम कदम रखने वाला एमंडसेन था, नॉर्वे का था, इसी तरह से गया था। तो इस ऐसे अभियान को बिना सदस्य देशों की अनुमति के, बिना उनके अप्रूवल के ये कानून रोकता है वहाँ पर। अगला है भारतीय न्यायपालिका का क्षेत्र विस्तार। अब हम जानते हैं कि अगर भारतीय ज्यूरिडिक्शन, ये कानून, ये बिल अगर कानून का रूप लेता है, इंडियन अंटार्कटिक बिल अगर कानून का रूप लेता है तो भारतीय ज्यूरिडिक्शन का विस्तार अंटार्कटिका तक होता है और भारतीय कानून को या भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिलती है। इससे भारतीय स्थिति है विश्व में, वो उसकी ग्लोबल लीडर के रूप में मान्यता मिलेगी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए। और अगला जो महत्वपूर्ण प्रावधान इसमें, अगर वहाँ पर कोई खनन कोई करता है जिससे पर्यावरण को क्षति पहुँच सकती है या अनधिकृत खनन कोई करता है तो इसको ये बिल रोकता है। दूसरा, निष्कर्षण कोई करता है या पर्यावरण की क्षति पहुँचाने वाला कोई कार्य करता है, या प्राचीन जो हमारा अंटार्कटिक है, जो प्राचीन स्थिति उसकी थी, जिस रूप में वो था, उसको अगर कोई क्षति पहुँचाता है तो ऐसे किसी भी कार्य को ये बिल रोकता है और भारत को एक ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित करता है। हमने पहले ही बताया। इस तरह से इस बिल के आने से भारत को एक ग्लोबल स्थिति सुदृढ़ होगी और यह बिल भारतीय रिसर्च अभियान को और गति प्रदान करेगा। अगली जो महत्वपूर्ण खबर है, हमारी प्रारंभिक परीक्षा जो जून में आयोजित होने वाली है उसके लिए महत्वपूर्ण है। सरस्वती सम्मान 2021 ये किसे दिया गया? ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। जब भी नया कोई दिया जाता है तो ये पूछा जाता है। तो सरस्वती सम्मान 2021 रामदरस मिश्र को उनके काव्य संग्रह के लिए दिया गया है। कौन सा काव्य संग्रह है? काव्य संग्रह है मैं तो यहाँ हूँ। रामदरस मिश्र के काव्य संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए सरस्वती सम्मान 2021 दिया गया है। यह जो सम्मान दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। 1991 से दिया जा रहा है। इसमें 15 लाख का पुरस्कार दिया जाता है और ये 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं हैं उनमें से किसी एक भाषा के लिए दिया जाता है। इस बार हिंदी के काव्य संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए रामदरस मिश्र को दिया गया है। अगली जो खबर है, भारत बायोटेक की नेजल कोवैक्सीन है, प्रायोगिक दौर में हालांकि है, लेकिन 3-4 महीने उपलब्ध हो जाएगी। नेजल कोवैक्सीन मतलब अभी तक हम जानते हैं कि जो कोविड-19 की जो वैक्सीन है वो इंजेक्टेबल है, उसको इंजेक्ट किया था जो जितनी भी वैक्सीन आई हैं। ऐसे में और ये भी हम जानते हैं कि ऐसे जो वैक्सीन अब भी जितनी लगी हैं वो संक्रमण दर को रोकती तो हैं लेकिन फैलने से नहीं रोक पाती हैं, व्यक्ति संक्रमित हो जाता है। लेकिन ये नेजल वैक्सीन है, नाक में ही उस संक्रमण को आगे बढ़ने से ही रोक देगी, क्योंकि ये नाक से ही कार्य करती है। और जो इंजेक्टेबल वैक्सीन है वो गले के नीचे संक्रमण को नहीं जाने देती है, लेकिन संक्रमण फैलने से नहीं रोक पाती है। नेजल वैक्सीन उससे ज़्यादा कारगर होगी और 3-4 अभी प्रायोगिक दौर में हो, 4 महीने में उम्मीद है कि ये मार्केट में आ जाएगी। किसकी है ये? भारत बायोटेक की कोवैक्सीन है जो नेजल ड्रॉप के रूप में दी जाएगी। अगला जो महत्वपूर्ण भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि कहा जा सकता है, ग्रैमी अवार्ड जो लास वेगास अमेरिका में दिया जाता है, ग्रैमी अवार्ड। इसमें इस बार 2 भारतीयों को ये पुरस्कार मिला है। पहली हैं फाल्गुनी शाह, ये भारतीय अमेरिकी गायिका हैं। इनको एक कलरफुल वर्ल्ड, इनका एक एल्बम है कलरफुल वर्ल्ड, ये न्यूयॉर्क में रहती हैं। और ये कलरफुल वर्ल्ड इनका बाल एल्बम श्रेणी का, ये सर्वश्रेष्ठ बाल एल्बम श्रेणी का पुरस्कार दिया गया है एक कलरफुल वर्ल्ड के लिए फाल्गुनी शाह को। और एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जो बंगलौर में रहते हैं, रिक्की केज।
इनकी जो सर्वश्रेष्ठ एल्बम श्रेणी में इनको पुरस्कार मिला है, किस एल्बम के लिए? डिवाइन टाइड्स के लिए। डिवाइन टाइड्स के लिए सर्वश्रेष्ठ एल्बम श्रेणी का पुरस्कार मिला है। बेंगलोर में रहते हैं रिक्की केज, और इनका ये दूसरा ग्रैमी अवार्ड है, और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इनको इसके लिए अप्रिसिएट भी किया है, बधाई दी है इस पुरस्कार के लिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।